नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। दिल्ली एनसीआर में सुबह और शाम की ठंड अभी भी है बरकरार। कई राज्यों में हो रही बारिश की वजह से एक बार फिर से सर्द हवाएं और ठिठुरन का प्रकोप जारी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली और उससे सटे इलाकों में हो सकती है बारिश। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर एक बार फिर से हो सकता है शुरू, जिसका कई मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकता है असर। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और एसकेएम ने की 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल और ग्रामीण भारत बंद की घोषणा। ग्रामीण बंद देशव्यापी हड़ताल का समय रहेगा 16 फरवरी को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक, लेकिन अभी तक सरकार या स्कूल प्रशासन द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि स्कूलों के संचालन पर किसान आंदोलन और भारत बंद का क्या असर रहेगा। जब तक कोई निर्देश नहीं आता तब तक तय शेड्यूल के अनुसार ही चलेंगे छात्र। दिल्ली में 3 साल पहले हुए किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर से सड़कों पर उतर आया किसानों का हुजूम। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले किसानों ने एक बार फिर दिल्ली की ओर किया कूच और दिल्ली को कर दी है किलेबंदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे पीएम मोदी के लिए किसान आंदोलन बनता जा रहा है चिंता का विषय। भले ही दिसंबर 2023 में बीजेपी की 3 विधानसभाओं की जीत ने उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया हो, लेकिन किसानों का विरोध पार्टी के लिए पैदा कर सकता है कई दिक्कतें। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने माना असंवैधानिक। सीजेआई ने कहा यह फैसला है सर्वसम्मत, इसमें है 2 मत, लेकिन दोनों ही मत का निकलता है कई निष्कर्ष। दरअसल साल 2017 में यह कानून लेकर आई थी भारत सरकार। कोर्ट ने माना कि चुनावी बॉन्ड स्कीम सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का है उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में लोगों को है जानने का अधिकार। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया मोदी सरकार के साल 2017 का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस अदालत ने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में जानकारी के अधिकार को दी है मान्यता, और ये केवल राज्य के मामलों तक ही सीमित नहीं है बल्कि सहभागी लोकतंत्र सिद्धांत को आगे बढ़ाने तक भी है सीमित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास कहां से आता है पैसा और कहां जाता है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 का आज से हुआ शुभारंभ। सीबीएसई कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा का 15 फरवरी से 13 मार्च 2024 तक, जबकि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 2 अप्रैल 2024 तक की जाएगी आयोजित। इस साल भारत और विदेश के 26 देशों से 39 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में होंगे शामिल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किए गए कई नियमों में बदलाव। ये बदलाव बच्चों की पढ़ाई पैटर्न के साथ साथ शिक्षक बनने की पात्रता से भी है जुड़े। एनईपी के तहत अब 12वीं कक्षा के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना होगा अनिवार्य। अभी तक 8वीं कक्षा तक शिक्षक बनने के लिए जरूरी होता था टीईटी, फिर चाहे आप केंद्र सरकार के किसी स्कूल में पढ़ाएं या फिर राज्य सरकार के स्कूल में। लाइफ इंश्योरेंस कराने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए आई राहत भरी खबर। बीमा नियामक संस्था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDAI ने पॉलिसी वापस लेने के लिए निर्धारित फ्री लुक अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने और जीवन बीमा पॉलिसी के लिए नामांकन को अनिवार्य बनाने का बुधवार को रखा प्रस्ताव। मौजूदा समय में कोई बीमा धारक पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों से संतुष्ट होने की स्थिति में पॉलिसी दस्तावेज मिलने की तारीख से 15 दिनों की फ्री लुक अवधि के भीतर उससे हो सकता है अलग। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को समिति सदस्य और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह द्वारा लिखे शोध पत्र पर अर्थशास्त्रियों के साथ की चर्चा। इसी बीच तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से एक राष्ट्र एक चुनाव नीति लागू नहीं करने का किया आग्रह, क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव का सिद्धांत लोकतंत्र के आधार के खिलाफ, अव्यवहारिक भारत के संविधान में नहीं है निहित। यह है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार के खिलाफ। अनूप चंद्र पांडे ने बुधवार को चुनाव आयुक्त का छोड़ दिया पद और कार्यभार। इससे 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में एक पद हुआ रिक्त। केंद्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में लगभग 37 साल के करियर के बाद जून 2021 में आयोग में शामिल हुए थे अनूप चंद्र पांडे। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने से कुछ दिन पहले हुई है पांडे की सेवानिवृत्ति। नियम के अनुसार कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली और 2 केंद्रीय सचिवों वाली एक खोज समिति प्रधानमंत्री के विचार के लिए तैयार करेगी 5 उम्मीदवारों की सूची। अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले हिंदू मंदिर का किया उद्घाटन। बताया जा रहा है कि एक्टर अक्षय कुमार, शंकर महादेवन, दिलीप जोशी जैसी कई हस्तियां भी बने इस हिंदू मंदिर के उद्घाटन के साक्षी। जिस तरह से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों की उपस्थिति थी, वैसा ही अबू धाबी में भी देखने को मिला है माहौल।
पीएम मोदी ने अबू धाबी के इस नए मंदिर में हुई विशेष आरती में लिया हिस्सा। पुजारियों के साथ भी हुई उनकी लंबी वार्ता। विशेष पूजा और तय रीति रिवाजों के तहत शुभ मुहूर्त में मंदिर का हुआ उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि यहाँ आने वाले समय में बड़ी संख्या में आएंगे श्रद्धालु। इससे यूएई आने वाले लोगों की भी बढ़ेगी संख्या। इसके साथ ही बढ़ेगी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। मैं इसके लिए यूएई सरकार को देता हूँ बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा कि अबू धाबी में बना यह मंदिर पूरी दुनिया के लिए सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का होगा प्रतीक। मंदिर के निर्माण में यूएई सरकार की भूमिका है सराहनीय। पीएम के मुताबिक यूएई ने लिखा एक सुनहरा अध्याय। मंदिर के उद्घाटन में है वर्षों भर की कड़ी मेहनत और इसी से जुड़े हैं कई लोगों के सपने। स्वामी नारायण का आशीर्वाद भी है इससे जुड़ा। अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सदियों पुराना सपना हुआ पूरा। रामलला अपने भवन में विराजमान हुए हैं। पूरा भारत और हर भारतीय इसी भाव में अब तक है लीन। मैं जानता नहीं हूं कि मैं मंदिरों के पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं, लेकिन मैं इसका गर्व अनुभव करता हूं कि मैं हूं मां भारती का पुजारी। अबू धाबी में मोदी की गारंटी वाले संबोधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जमकर साधा निशाना। कहा, मोदी जी नई गारंटियों से पहले पुरानी गारंटियों का कीजिए हिसाब। राहुल गांधी ने कहा कि 10 सालों से झूठे सपनों का बाइस्कोप लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री देश में कर रहे हैं ठगी का व्यापार। बीजेपी सरकार मतलब झूठ और अन्याय की गारंटी। देश के सपनों के साथ न्याय करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी नई गारंटियों की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वो पुरानी गारंटियों का करें हिसाब। पीएम मोदी के 10 साल रहे हैं अन्याय काल। उन्होंने देश के लोगों से कहा है सिर्फ और सिर्फ झूठ। 2 करोड़ नौकरी हर साल की गारंटी झूठ। किसान की आय दोगुनी करने की गारंटी झूठ। काला धन वापस लाने की गारंटी झूठ। महंगाई कम करने की गारंटी झूठ। हर खाते में 15 लाख की गारंटी झूठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल जिले का दौरा, जहां पीएम मोदी रखेंगे कल्की धाम की आधारशिला। कल्की धाम का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे लखनऊ। पीएम मोदी संभल जिले में करेंगे 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। इसके बाद पीएम मोदी जाएंगे काशी में अपने संसदीय क्षेत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तेजी के साथ की जा रही है तैयारियां। आगामी लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के दौरान चरणबद्ध तरीके से तैनाती के लिए 3.4 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ कर्मियों के चुनाव आयोग ने की मांग। सैनिकों की परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनों में सभी उचित सुविधाओं के साथ पर्याप्त रोलिंग स्टॉक की भी चुनाव आयोग ने की मांग। गृह मंत्रालय को भेजे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव संबंधी कर्तव्यों जैसे मतदान के दिन से संबंधित कर्तव्यों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और स्ट्रांग रूम केंद्रों की सुरक्षा के लिए किया गया नियुक्त। पत्र में आयोग ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीएपीएफ की अधिकतम 3,400 कंपनियों को तैनात करने का लिया गया है निर्णय। दरअसल सीएपीएफ की एक कंपनी में होते हैं तकरीबन 100 सैनिक। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए 17 एवं 18 फरवरी 2024 को राज्य भर में निर्धारित एग्जाम सेंटर्स पर करवाया जाएगा परीक्षा का आयोजन। इस एग्जाम में भाग लेने के लिए 13 फरवरी 2024 को जारी किए गए थे आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड। यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर किए गए हैं जारी, जिसे अभ्यर्थी आसानी से कर सकते हैं डाउनलोड। राजकोट टेस्ट में भारत के खिलाड़ी नंबर 311 के तौर पर दुनिया के सरफराज खान को टेस्ट डेब्यू करते हुए देखा गया। सरफराज खान को उनके माता पिता की निगाहों के सामने हासिल हुआ यह सम्मान। उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर अनिल कुंबले से मिली टेस्ट कैप, जिसके बाद मैदान का पूरा नजारा ही दिखा बदला हुआ। इस दौरान सरफराज के माता पिता की आंखों में थे खुशी के आंसू। आज से 43 साल पहले घटा था उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का चर्चित बहमई केस। 14 फरवरी 1981 को बहमई गांव में फूलन देवी और उसके साथियों ने 20 लोगों को गोलियों से भूनकर उतार दिया था मौत के घाट। इनमें से ज्यादातर लोग जुड़े थे छत्री समाज से। इस जघन्य हत्याकांड में आज आया है कोर्ट का बड़ा फैसला। इस मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को सुनाई है उम्र कैद की सजा, जबकि एक अन्य आरोपी को कर दिया गया बरी। गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले के 36 आरोपियों में से फूलन देवी समेत 33 की फैसला आने से पहले ही हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र के नावा शेवा पोर्ट से तस्करी का एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। यहां डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई की मुंबई जोनल यूनिट ने बुधवार को एक एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन में तकरीबन 28 लाख मोर के पंख किए जब्त। इतनी बड़ी मात्रा में मोर पंख तस्करी के जरिए भेजे जा रहे थे भारत से चीन। इन्हें एक कार्गो शिप में छिपा कर रखा गया था। वहीं कार्गो शिप ऑपरेटर्स ने पूछताछ में डीआरआई को बताया कि वे ले जा रहे थे कायर से बने डोरमैट। 28 लाख मोर पंख और 16,000 मोर पंख के तने भी डीआरआई ने किए बरामद। मोर पंखों की कीमत बताई जा रही है तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा।
भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं इस समय अमेरिका के दौरे पर, जहां आर्मी चीफ के दौरे का है आज तीसरा दिन। आज आर्मी चीफ फ्लोरिडा में फोर्ट मायर्स स्थित अमेरिकी सेना के बेस कैंप पहुंचे, जहां उन्हें दिया गया ऑनर ऑफ गार्ड। इसके बाद आर्मी चीफ पहुंचे आर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री, जहां उन्होंने बलिदान हुए सैनिकों के प्रति व्यक्त किया सम्मान। अमेरिका के कंसास शहर में गोलीबारी की एक घटना में 2 लोगों की हुई मौत, जबकि 22 अन्य लोग हुए घायल, जिसमें 8 बच्चे भी हैं शामिल। खेल आयोजन सिटी चिप्स सुपर बाउल के दौरान हुई गोलीबारी की यह घटना। कंसास सिटी पुलिस प्रमुख स्टैसी ग्रेव्स ने कहा कि इस घटना को लेकर 3 लोगों को किया गया है गिरफ्तार, लेकिन पुलिस ने यह नहीं बताया कि गोलीबारी के पीछे क्या था असली मकसद। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।